बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पथौरिया। बिग डिबेट में आज बात करेंगे किस किस सिर पर सजेगा ताज। जी हां, 1 जून को लोकसभा चुनाव की आखिरी वोटिंग है और 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जीत हार के दावे पहले से शुरू हो गए हैं। आज चर्चा इन्हीं दावों को लेकर, इससे चर्चा को विस्तार थे, उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। देश में 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा आम चुनाव अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। 19 अप्रैल से शुरू हुआ चुनाव 7 चरणों में 1 जून को पूरा होने जा रहा है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां अपने भाषणों में विकास और धर्म के मुद्दे को आगे रखा, तो वहीं विपक्ष ने इस चुनाव को संविधान को और देश को तानाशाही से बचाने का आखिरी मौका बताया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। जनता ने वोट दिया है बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने का। जनता ने यह चुनाव कांग्रेस के साथ मुद्दों पर लड़वाने का काम किया। तो आज साफ स्थिति स्पष्ट है, जो बौखलाहट दिख रही है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बयानों में, कि आज कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के रास्ते खुल चुके हैं और बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के रास्ते आ चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मोदी जी के नेतृत्व में अथक मेहनत की है और उसके परिणाम जब 4 तारीख को आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता इस देश के हर एक नागरिक के साथ जश्न मनाएगा। उससे पहले जो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की बैठकें प्रारंभ हो जाएंगी और ये एक अनवरत चलने वाला हिस्सा है जो इस बार भी चलेगा। 1 जून को वोटिंग का आखिरी दिन है। इसके साथ ही जनता का मन ईवीएम में कैद हो जाएगा। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। इससे पहले ही हार जीत को लेकर कयासों का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस भाजपा दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जनता ने भी वोटों प्रतिशत के हिसाब से हार जीत का गणित दिखाना शुरू कर दिया है और प्रत्याशियों की जीत के दावे हुए हैं। कुछ लोकसभा सीटों पर सीधे जीत का और कुछ में टक्कर की बात सामने आई है। मतदान के बाद राजनीतिक दलों की नजरियों में भी बदलाव दिखा है। जहाँ मतदान अधिक हुआ है वो कांग्रेस को अपनी जीत दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा इस बार 400 पार करना कर रही है। बहरहाल 4 जून को नतीजों करेंगे, उसे साफ हो जाएगा कि आखिर जीत किसकी होगी, 4 तारीख किसके मंगल लेकर आती है और जीत का सेहरा किसके से बंधेगा। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब नजरें 4 जून पर हैं। 4 जून यानी कि परीक्षा की घड़ी। इस दिन देश और प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति साफ हो जाएगी। प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव 4 चरणों में हुए हैं और चुनाव के बाद सभी ईवीएम मशीन कड़ी सुरक्षा के बीच रखवा दी गई। अब 4 जून को ये खुलेंगी और मतगणना होगी, जहां पर एमपी में 11 सीट जीतने का दावा कांग्रेस कर रही है, वहीं 29 की 29 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, कहीं आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। जितना आसान 2019 में लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए था, उतना आसान इस बार नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा सीट अगर मुरैना की बात करें तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। सरकार सिंह से कांग्रेस, श्री मंगल सिंह तोमर बीजेपी और रमेश गर्ग बसपा, यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहां पर बीजेपी के श्री मंगल सिंह की जो राह है वो आसान नहीं दिख रही है। अगर बात करें हम भिंड सीट की, तो ये सीट पे कांग्रेस के फूल सिंह बरैया हैं, बीजेपी से आए हैं और देवाशीष जरालिया बसपा से। अब चूंकि वो कांग्रेस से निकल कर गए हैं बसपा, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया के लिए उन्होंने मुश्किलें पैदा की और इसी के नतीजे हमें 4 जून को कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे और यहाँ कांग्रेस को थोड़ा सा घाटा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बसपा ने उनके वोट कहीं ना कहीं काटे हैं, ऐसा विषय विशेषज्ञों का मानना है। अब बात करते हैं ग्वालियर पे, जहां पर प्रवीण पाठक जो कि पहले विधानसभा चुनाव हार गए, भारत सिंह कुशवाहा हालांकि हार ये भी गए। अब ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने हैं। अब ऐसे में देखना होगा, कहा यह जा रहा कि कड़ी टक्कर इस पर देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे हॉट सीट गुना शिवपुरी। इस सीट पे ये कहा जा रहा है कि सिंधिया इस बार ये सीट निकाल कर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस से राव यादविंद्र सिंह है, लेकिन पूरा माहौल ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेवर में जा रहा है और ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी अपने साथ लेकर जा रही है। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव में सागर सीट की, जिसमें बीजेपी से लता वानखेड़े हैं और चंद्रभूषण सिंह बुंदेला हैं कांग्रेस से। और यहाँ पर भी कड़ा टक्कर देखने को मिल रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव बीजेपी की लता वानखेड़े चुनावी मैदान में है, तो वहीं पर बुंदेला कांग्रेस की तरफ से है। बीजेपी का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। इसकी वजह है चुनाव के पहले बड़ी तादाद में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का बीजेपी ज्वाइन करना। यहां तक कि बुंदेलखंड अंचल की इकलौती कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने ये पार्टी छोड़ दी थी
अब बात करते हैं टीकमगढ़ के, जहां पर बीजेपी से वीरेंद्र खटीक हैं और पंकज अहिरवार हैं कांग्रेस से। और आपको बता दें कि यहां पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को प्रत्याशी बनाया गया है। यहां की जनता को उम्मीद है कि वो दोबारा से मंत्री बनकर आएंगे। हालांकि वीरेंद्र खटीक को कांग्रेस के बेहद युवा उम्मीदवार पंकज अहिरवार ने चुनौती दी है। कांग्रेस के युवा नेता वीरेंद्र खटीक के सामने कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन परिणाम तय करेंगे जनता के पुराने या युवा चेहरे पर किस पर आखिर भरोसा जनता दिखाती है। दमोह सीट की अगर बात करें तो दमोह लोकसभा सीट पर बीजेपी ने उमा भारती के भतीजे और कांग्रेस से आए राहुल लोधी को प्रत्याशी बनाया है। राहुल लोधी बीजेपी की टिकट से उपचुनाव हार गए थे, जिसके बाद विधानसभा चुनाव 2019 में उन्हें टिकट मिला था। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं वंदना त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। वंदना जी, स्वराज एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 4 तारीख नजदीक है और तैयारियां भी सुना है कि बीजेपी कार्यालय में शुरू कर दी गई हैं जोरों शोरों से। क्या उम्मीदें हैं, कितनी सीटें हासिल कर रहे हैं, देश में क्या आंकड़ा लेकर आ रहे हैं, राज्य में क्या आंकड़ा लेकर आ रहे हैं, बीजेपी क्या कुछ सोच के चल रही है? जी, सभी को देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हम तैयारियों में लगे हुए हैं। हम ये मान कर चल रहे हैं कि 4 जनता पार्टी की बात करके हम अपनी बनाने होते हैं। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि सब में चुनाव हुआ, जैसे चरण के चुनाव भी हुए, सब जगह एक देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रत्याशियों को जनता का प्यार। आपने देखा मोदी हर एक जो भी राज्य है वहाँ जितने ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां है वो करने की उन्होंने कोशिश करी। साथ ही साथ उन्होंने कोशिश करा कि वो जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा जनता का कर सके, जनता के विकास की बात कर सके, अपनी गारंटियों को बता सके। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी की वजह से या हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो कमल के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन सब की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस बार एक ऐतिहासिक विजय को प्राप्त करेगी। और अवश्य आप देखिएगा 4 तारीख को खास करके मध्य प्रदेश में हम एक क्लीन स्वीप देखने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करके रख देगी और 29 कमल भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में खेलते रहेंगे। उसका भी कारण आपको बता दूं, उसका कारण है मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साथ ही साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। उन सब के कारण ही हमें जनता का प्रेम प्राप्त हुआ है और हम उनको पूरी की पूरी सीटें मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह रही हूँ कि अब की बार मध्य प्रदेश में 29 बार, इस बार हम मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतेंगे और आप देखिएगा 4 तारीख को ये तय हो जाएगा कि फिर से पुनः माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, केदार सिरोही जी। केदार जी, आपका स्वागत है। केदार जी, आप तक आवाज आ रही है? केदार जी, जिस तरह से 29 सीटें बीजेपी जीत रही है, 11 आप जीतने की बात कर रहे हैं, 40 सीटें तो मध्य प्रदेश में है नहीं। हमारी तरफ से बहुत बता रहे इस बार भारतीय जनता पार्टी को सारा निदान से दूर कर देगी वह मध्य प्रदेश की जनता। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कुशासन और लूट का शासन चल रहा है, उसे देखकर जनता समझ चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी का मतलब शोषण हो चुका है। इसलिए आप 4 तारीख का इंतजार करिए। बढ़िया धोबी पछाड़ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मारने जा रही है। हम अच्छे अंकों के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बड़े अच्छे अंकों के साथ में हम लोग आ रहे हैं। वो एक 2014 में झूठा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, एक मुखौटा लगाया था आगे जनता के बीच में। 2019 में पुलवामा जैसा एक हुआ, उसके बाद में वो आ गए, उसके बाद में अभी तक जांच नहीं आई, जनता जान रही। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है वो टोटल हवा में लड़ी है, मुद्देविहीन चुनाव लड़ी है। कभी मंगलसूत्र पे आ गई, कभी भैंस पे आ गई, कभी पाकिस्तान पे आ गई, कभी पुराने बयान पे आ गई, कभी मछली पे आ गई। हम जो थे वो जनता की मूलभूत आवश्यकता, जनता की उम्मीद और जो समस्या उसके समाधान पर लड़े हैं।
इसी का मतलब आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास पुलिस, पैसा, प्रशासन, श्याम दाम दंड भेद जितने इनको लगाने थे, राजनीतिक जो उठापटक करनी थी, तमाम करने के बाद में इनके बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश जैसे राज्य में डेरा डालना पड़ा। इन्होंने अपने जो प्रत्याशी थे उनके नाम हटा लिए, उनके आगे मोदी जी का नाम लगा दिया, मोदी जी के आगे भगवान राम का नाम लगा दिया। इनकी न नीति थी न नियत थी। हमें पूरा विश्वास है 4 तारीख के साथ जो जनता का स्नेह है, जो जनता का प्यार है, जो जनता का, तो कांग्रेस को बड़े उत्साह के साथ नहीं तो वो अगर आप कह लड़े आप भी तो आरक्षण व संविधान खत्म कर देंगे, ओबीसी की लाएंगे, ये भी स्वाभाविक चीजें, फ्यूचर वाली चीजें हैं जिन भी आपने रखी हैं इस बार के मुद्दे। इससे ज्यादा कांग्रेस कहां कुछ मुद्दे रख पाई? जैसे बीजेपी ने राम मंदिर वाला मुद्दा रखा, मोदी का फेस आगे रखा, विकास की बात की, गारंटी की बात की। वैसे आप भी कुछ वैसे मुद्दे में थे, कुछ जमीनी स्तर वाले मुद्दे कहीं दिखे नहीं? नहीं, आपको थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट हो गया है। नहीं, आप कोई भी रैली कोई भी देख लीजिए, सबसे सुन तो लीजिए ना, आप सुनेंगे तभी तो पता पड़ेगा। नहीं, सुनाई। रैली में हमने क्या एमएसपी की बात नहीं की, हमने नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की एमएसपी की बात नहीं की, हमने पेपर लीक को रोकने की बात की, हम लोगों ने युवाओं को रोजगार देने की बात की, हमने महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की, हमने देश में समानता की बात की। और अगर हम लोग जनगणना की बात कर रहे हैं तो ये तो संवैधानिक है, तो मोदी जी ने रोक के रखा, 2021 में होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? कितनी बार आप लोगों ने इस पे प्रश्न उठाया, कितनी बार भारतीय जनता पार्टी क्यों, कौन सी चीज छुपा रही है उसके आड़ में, क्यों नहीं करा पाए ये लोग? वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है, देश को पता लगना चाहिए। ये जब नोटबंदी करते हैं, जब ये नोटबंदी करते हैं, जब कहते हैं कि जो पैसा है वो सब में बटेगा, अमीरों के यहां से लाएंगे, गरीबों में दे देंगे, भैया वही बात तो हम कर रहे हैं कि जहां कहीं भी गलत पैसा है हम उसका स्कैन करेंगे, जिस तरह का पार्टी का होता है हम लोग पता लगाएंगे, जिसका जितना अधिकार उसका बांटेंगे। अब एक ही जगह 2 नजरिया आप लोगों का होता है तो मैं तो धन्य मानूंगा अपने आप को फिर। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाचन जी, आप जिस तरह से देखा जाए, चंद्राकर जी, इस बार के समीकरण, चुनावी समीकरण को हम देखें, दोनों ही पार्टियां, बीजेपी जिस तरह से शुरुआत से माइलेज लेके चल रही थी, हमें उम्मीद थी कि बीजेपी पूरे देश में बहुत बेहतर करेगी, लेकिन जिस तरह से चुनाव के चरण गुजरे उस हिसाब से, जिस तरह से कांग्रेस ने कमबैक किया, भाई बहन ने जिस तरह से यूपी में मोर्चा संभाला, मध्य प्रदेश में भी हमने जिस तरह से देखा, उससे ऐसा लग रहा है कि 2019 के नतीजे, हालांकि ये लोग 400 की बात कर रहे हैं, 2019 के नतीजे भी इस बार रिपीट होना बहुत मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के नतीजे गुजरे हैं समीकरण बहुत ड्रामेटिकली तरीके से चेंज हुए। निश्चित रूप से आपका कहना सही है। पहले और दूसरे चक्र के चुनाव के बाद जिस तरह से स्थितियां बदली हैं, जिस तरह से परिस्थितियां बदली है, जिस तरह से मुद्दे सामने आए हैं, और जिस तरह से भाजपा के अधिकांश स्टार प्रचारक जिस तरह से लीक से हट के बातें करने लगे थे, जो जनता के विकास से संबंधित नहीं था, तो निश्चित रूप से ऐसी भाषा का उपयोग होने लगा था जो चुनाव को गलत दिशा की ओर ले जा रही थी। जबकि मुझे लगता है कि कांग्रेस के निश्चित रूप से, चाहे जाति आधारित जनगणना का सवाल हो, चाहे संविधान को खत्म होने नहीं देंगे इस तरह की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों को और युवकों को 1 लाख रुपया साल का देने की बात हो, चाहे उसके स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे महिलाओं को पैसे देने की बात हो, चाहे एमएसपी गारंटी कानून को लागू करने की बात हो, मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में कांग्रेस ने बहुत विकास की बात की है। और जो स्थितियां चुनावी परिदृश्य दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा अकेले के दम पर जिस तरह से 303 का आंकड़ा पार किया था पिछली बार, इस बार उस आंकड़ा को पार कर पाएंगे इसकी संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में एनडीए का गठबंधन था और उसके साथ भाजपा का सीधा टकराव देखा गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ है उससे अंतर असर तो आएगा। जहां मध्य प्रदेश का सवाल है, तो भाजपा मध्य प्रदेश में लगातार यह दावा करती रही है कि हम इस बार क्लीन स्वीप करेंगे और 29 सीटों पर हम इस बार विजय प्राप्त करेंगे, जबकि पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में छिंदवाड़ा को छोड़कर 28 सीटों पर उनका कब्जा था। लेकिन इस बार
जो फाइट है वो लगभग 9 सीटों पे बहुत तगड़ी फाइट बिल्कुल दिखाई सही दी कहा, है। बिल्कुल सही। और 20 सीटों पर मुझे लगता है कि भाजपा जिस तरह से काम करी या भाजपा के प्रत्याशी और मोदी का मैजिक जिस तरह से काम किया है, तो मुझे लगता है कि 20 सीटों पर तो लगभग भाजपा की जीत तय है। लेकिन 9 सीटों पर ऐसा है जिस पर बहुत तगड़ी फाइट कांग्रेस के प्रत्याशियों ने दी है। उनमें छिंदवाड़ा का नाम ले सकते हैं, सही है। राजगढ़ का ले सकते हैं, रतलाम झाबुआ का नाम ले सकते हैं, ग्वालियर का, मुरैना का, मंडला का, और साथ ही सतना का नाम लिया जा सकता है। तो मुझे लगता है इन सीटों पर बहुत तगड़ी फाइट, बहुत नेक टू नेक फाइट हुई है। और इस बार क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कई बार दावा किया है कि इस बार हम 2.5 का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन मुझे लगता है 2.5 का आंकड़ा तो पार नहीं कर पाएंगे। पहले से बेहतर बिल्कुल सही कहा सर। और इससे पहले वाले चुनाव से तो 14 के और 19 के चुनाव से बेहतर स्थिति में कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में रहेगी। जहां तक मुद्दों का सवाल है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो मुद्दे काम करते हैं, जो सीधे मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कांग्रेस ने ज्यादा बात की है, जबकि भाजपा और उनके प्रत्याशी मोदी की गारंटी, राम मंदिर और मुझे लगता है कि आरक्षण जैसे मुद्दों पर बात करती रही, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों पर। तो मुझे लगता है कि मतदाताओं को सीधा विकास की बात या पानी, बिजली, सड़क, इन सब समस्याओं से सरोकार रहता है। और इन्हीं की बात जो करते हैं और बेहतर करने का प्रयास की वादा करते हैं जो लोग, जो पार्टी है, जो प्रत्याशी, मुझे लगता है मतदाता उनकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है वंदना जी, जिस तरह से देखा जाए राम मंदिर वाला मुद्दा था, कई मुद्दे आप बहुत स्टार्टिंग से लेके चल रहे थे और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इन मुद्दों से बहुत अच्छा माइलेज मिलेगा और इन्हीं के सहारे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब हम देखें कि जिस राज्य में खुद अयोध्या वाला पूरा मामला है, वहां पर भी अगर देखें, वहां पर भी इतना कुछ खास राम मंदिर मुद्दा वाला कुछ काम आया नहीं। फैजाबाद जो वहां की लोकसभा सीट है, जहां अयोध्या वाली सीट गिनी जाती है, वहां पर भी लोगों का कहना था, हमारे खुद के संवाददाता वहां पर मौजूद है, बोले राम मंदिर का मुद्दा इतना पता नहीं गौण हो गया, कैसे हो गया ये नहीं पता चला, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा माइलेज वाला मुद्दा था इस बार। तो ये कह सकते हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे थे जो हम पहले से सोच के चल रहे थे, वो एंड वक्त पर आते आते गौण हो गए। राम मंदिर का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके चुनाव का मुद्दा कभी कांग्रेस पार्टी को ये लगता रहा है कि हम इसे चुनाव का मुद्दा मानते हैं। हाँ, ये एक कोइंसिडेंस जरूर है कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की, वो उस समय पर हुई जब चुनाव का आगाज था। लेकिन अगर हमने राम मंदिर को अपने चुनाव का मुद्दा बनाया होता, चुनाव का एजेंडा बनाया होता, तो हमारे ये अपने हर संबोधन में ये कहते कि हमने राम मंदिर बनवाया, इसलिए हमें वोट दीजिए। आपने किसी भी रैली में, किसी भी उद्बोधन में ये नहीं देखा होगा कि वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, भगवान राम और राम मंदिर की जब हम बात करते हैं तो भगवान राम हमारी आस्था का विषय है, हमारी परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति के प्रचारक है, और इसीलिए राम मंदिर का निर्माण कराया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सत्य सनातन धर्म और हमारा हिंदू धर्म बचा रहे, आगे बढ़ता रहे। और इसी हम नहीं चाहते कि हमारे जो भगवान है वो टेंट में बैठे, इसलिए हमने राम मंदिर का निर्माण कराया है। हमने अगर उसे चुनाव का एजेंडा मानकर राम मंदिर बनवाया होता तो आपने हमारी चुनावी रैलियों में, हमारे प्रत्याशियों की रैलियों में, उनके संबोधनों में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर सुनी होती कि वो राम मंदिर के विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम चुनाव का इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, राम मंदिर और बीजेपी ये चोली दामन वाला रिश्ता रहा है जनसंघ से। जब 2 सीटें से लेकर आडवाणी जी ने रैली की, तब से लेकर अब तक हम अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारें खोई है राम मंदिर के लिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 3 राज्यों में अपनी सरकारें खोई हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि अत्यंत दुख है इस बात का कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम मंदिर के कारण गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राम मंदिर को चुनाव का विषय नहीं बनाया। अगर चुनाव का विषय बनाया होता तो 3 राज्यों में अपनी सरकार नहीं खोते,
हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया था कि वो राम मंदिर निर्माण कराएंगे। उन्होंने जो जो संकल्प लिया वो उन्होंने पूरा किया, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, सीए कानून लागू करना हो, राम मंदिर बनवाना हो, 3 तलाक जैसे जहर को खत्म करना हो। तो भारत के विकास की हमेशा मोदी जी बात करते हैं और विकास के एजेंडे पर, विकास की योजना पर, गारंटी मोदी जी ने चुनाव लड़ा इस है। बार हमें ये भी देखने को मिला, मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये देखने को मिला है, जिस तरह से विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है कि जिस तरह से एक वर्ग विशेष वो आपसे हमेशा से छिटका रहा है। हाँ, जब आपने 3 तलाक वाला मुद्दा उठाया था तब आपको बहुत माइलेज मिला था, उसका नतीजे भी हमने देखे थे, बहुत ड्रामेटिकली नतीजे आए थे। तब से कुछ ऐसा खास नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ बीच में ऐसे जरूर कानून आए जिससे वो वर्ग थोड़ा सा छिटका है इस बार। और साथ ही साथ जब इन लोगों ने, कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने जब ये मुद्दा उठाया कि आरक्षण को खत्म कर रहे हैं और साथ ही साथ संविधान को खत्म करने पे तुले हुए हैं, तो इसका असर हुआ। एक जो वर्ग विशेष है, चाहे वो दलित हो, SC ST हो, वो थोड़ा सा छिटका अलग हुआ, उसका भी शायद कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि वो थोड़ा सा रुष्ट हुआ, जिसके नतीजों पर असर पड़ेगा उसका। आप मानते हैं ऐसा कि नहीं मानते, ये सिर्फ फालतू की बातें हैं? देखिए, ये फालतू की बातें हैं। देखिए, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा है कि हम कभी भी संविधान को नहीं बदलेंगे, न संविधान को बदलने के बारे में सोचेंगे। उसके अलावा अगर संविधान की बात करते हैं ये लोग, तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों भूल जाते हैं? आपको पता ही होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। उनके चुनाव में उन्हें हराने का कार्य किया है। तो कांग्रेस पार्टी तो ये कहे नहीं कि वो संविधान की रचयिता की जब नहीं रही तो वो संविधान की कितनी रक्षक होगी। दूसरी चीज ये कि जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए संप्रदाय विशेष को आगे लेकर चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर समुदाय के विकास के लिए, हर वंदना जी, चूंकि समय कम है इसलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में केदार जी के पास जाऊंगा। समय चूंकि अभाव है, केदार जी थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर रखिएगा। केदार जी, संविधान बदलने का आपने बहुत बड़ा मुद्दा रखा, लेकिन आपने जिस तरह से कहा जिसकी आबादी जितनी उतना आरक्षण, हम आरक्षण को बढ़ाकर और 50% से ऊपर ले जाएंगे, ये संविधान को चुनौती देने वाली चीज नहीं है? ये संविधान को बदलने वाली चीज नहीं है? संवैधानिक दायरे में सर, ये पूरी संवैधानिक दायरे में। अच्छा, संविधान में कहा गया है कि बाकी फिर कहां जाएंगे सर? अगर ऐसा अपन करते हैं या सोचते भी हैं, बाकी का क्या होगा फिर? कैसे, अब तो पूरा तंत्र बिगाड़ देंगे। नहीं, बाकी कहां जाएंगे? मतलब कैसे बाकी बाहर? हमने 100 में से 50 लोग हैं तो 50 इधर रहेंगे, 50 उधर रहेंगे। अच्छा, इस तरह से चले गए, इस तरह से रहेगा? कहां भगाया आप बताइए ना, भगाने का रास्ता कहां है? पहले मैं मेरी बहन का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा राम पे चुनाव नहीं लड़ा है ना, मंदिर, अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, देश के चारों शंकराचार्य जी ने बहिष्कार कर दिया। इन्होंने कहा जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, इनका नारा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा। अब बताइए ना, भगवान राम को ये लेके आए, हाँ, राजनीति में और वोट मांगने के लिए लाया है। इन्होंने हर चुनावी सभा में, ऐसी कोई चुनावी सभा ना हो, मोदी जी की हो, अमित शाह जी की हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जिसमें राम मंदिर का जिक्र न किया, जिसमें यह जिक्र न किया कि राम मंदिर तोड़ा भी जाएगा, यहां तक कभी इन लोगों ने जिक्र कर दिया। पूरे यहां तक कि अरुण गोविल के ऊपर तो शायद केस रजिस्टर्ड हुआ, उन्होंने तो भगवान राम की जो फोटो है वो लेके प्रचार किया। अहमदाबाद में पोलिंग बूथ पर भगवान राम के पोस्टर बड़े बड़े स्टेचू टाइप के बना के लगा दिए थे, उसमें फिर बाद में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। इन्होंने चुनाव पूरा का पूरा क्षेत्रीय नेता की जगह मोदी जी पे ले गए, मोदी जी के ऊपर भी इन्होंने भगवान राम का चेहरा लगाने की कोशिश की। ठीक है सर, अब चूंकि समय नहीं था इसलिए मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा। लास्ट कमेंट कुछ शब्दों में सर चंद्राकर जी खत्म करिएगा। दोनों की बात है, आपने सुनी निष्कर्ष? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में जब तक भाजपा है या भाजपा के बैक में RSS है, तब तक मुझे लगता है कि देश में धार्मिक मुद्दा एक बड़ा एजेंडा के रूप में काम करता रहेगा। और पिछले चुनाव की तरह इस बार भी, भले ही हमारी साथी वंदना जी इस बात का डिनाई कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हर चुनाव की तरह इस बार भी राम मंदिर का मुद्दा बहुत तेजी से उठाया गया और उसको निगेटिव एक सेट करके जो है जनता को कहा गया कि जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से चूक गए, ऐसे लोग जो राम विरोधी हैं उन्हें वोट देने से बचते रहे। राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, ऐसे कुछ स्लोगन बिल्कुल चले थे। मुझे लगता है कि प्रमुख मुद्दा राम मंदिर ही नहीं था, बल्कि
जिस तरह से नैरेटिव सेट किए गए कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, और उसी तरह से कांग्रेस ने जिस तरह से बार बार कहने का प्रयास किया कि भाजपा फिर से सत्ता में आएगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि इन सब बातों से जनता को बहुत सरोकार नहीं रहता। आज की जनता जो है या आज का मतदाता जो है विकास आधारित मुद्दों पर काम करने वाले पढ़े लिखे एक बड़ा वर्ग जो है मतदाता के रूप में मौजूद है। मुझे लगता है ऐसे में तरह तरह के जो नैरेटिव सेट करने का राजनीतिक दलों के द्वारा प्रयास किया जाता है उस पर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका वंदना जी, आपका चिंताकर जी, आपका और केदार जी, आपका तीनों लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से देखें कि दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, अब देखने वाली 4 जून को यह बात होगी कि आखिर किसके मामले में आखिर जाते हैं वोट। लेकिन बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी की बनती दिख रही है। जो तमाम आंकड़े, तमाम विश्लेषक जो ये राय रख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी, हाँ कुछ ऊपर नीचे आंकड़े जरूर हो सकते हैं। हालांकि देखना यह भी होगा कि आखिर बनती किसकी है वाकई। दीजिए इजाजत, नमस्कार।